नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का यूनिट आपका जो 3 है, चैप्टर आपका जो तीसरा है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जितने भी समस्त आपके क्वेश्चन रहेंगे सभी को मैं कराए दे रहा हूं, और शेष आपके जितने भी इसके चैप्टर आपके बच रहे हैं उनको बहुत ही हम शीघ्र इसी मार्च में हम पूरा का पूरा इसका सिलेबस जो है कम्प्लीट करा देंगे। और अन्य जितने भी आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट थे सभी की क्लासें बच्चों हमारी स्टार्ट हैं, और बहुत सारे हमारे जो कि सब्जेक्ट कवर भी हो चुके हैं, क्लासें भी जो कि पूर्ण हो चुकी हैं। तो अपना जो भी आप सब्जेक्ट ले रखे हों उसके अकॉर्डिंग जा करके आप चैप्टर्स क्लासें देख सकते हैं, मॉडल पेपर भी देख सकते हैं जो कि मैंने जो है ऑलरेडी सोल्व करा रखे हैं। तो आज की क्लास में हम बच्चों इसका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो कि प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, अब जाकर के इसकी सारी जो है क्लास आपको ले लेना है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का मैंने जो है लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। अब बच्चों आपका तीसरा चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको देख लीजिए। देखो, ज्योग्राफी जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी बच्चों आपको सेकेंड सेमेस्टर आपको पढ़ना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है, यही आपको पढ़ना है। अब इसका तीसरा चैप्टर है क्या, इसको सुन लीजिए। तीसरा आपका चैप्टर है कि जनसंख्या का वितरण क्या है, एवं जो है विश्व का पैटर्न क्या है, वैश्विक जो है बच्चों प्रवास क्या है, इसके कारण क्या है, इसके जो परिणाम क्या है, अति जनसंख्या क्या है, अल्प जनसंख्या क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो ये सभी समस्त हम क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है, इसको समझ लीजिए। जनसंख्या वितरण का बच्चों तात्पर्य जो है इस बात से है कि पृथ्वी की सतह पर लोग जो है किस प्रकार से फैले हुए हैं, और यह जो है ये जो जनसंख्या वितरण का जो सिद्धांत बच्चों ये बताता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि देश, राज्य या जो है महाद्वीप में आबादी का जो है जमाव कहाँ अधिक है, कहाँ पर जो है कम है। मतलब जैसे कि आप यूपी में आप रह रहे हैं तो आपने देखा होगा जैसे कि सिटी में आबादी ज़्यादा रहती है, गांव में आबादी कम रहती है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि इसी जनसंख्या का वितरण ही है, कहीं पर अधिक जनसंख्या रहती है आबादी, कहीं पर कम रहती है। तो इसी को बच्चों में जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ हम बिंदुओं के माध्यम से और भी यहाँ से समझेंगे। जैसे कि आसमान जो वितरण, जैसे कि विश्व की जनसंख्या के वितरण अत्यंत जो है असमान है। दुनिया के कुछ हिस्से जो कि बहुत ही घने बसे हुए हैं, और जबकि कुछ हिस्से बहुत ही लगभग जो है विरल मतलब जो खाली हैं। उसके बाद बच्चे हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वितरण को अक्सर जनसंख्या घनत्व के माध्यम से ही मापा जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रति इकाई क्षेत्र जैसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। फिर बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो जनसंख्या का वितरण मुख्य रूप से निम्नलिखित जो है कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि भौगोलिक कारण, जैसे कि जल की उपलब्धता, अनुकूल जो है जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, मैदानी भू आकृति, जैसे बहुत सारे जो कि जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है, जल उपलब्ध हो जाता है, अच्छा वहाँ की जलवायु है, अच्छी मिट्टी है खेती करने के लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग जो है बसते हैं जा करके। और जहाँ पर ऐसी मिट्टी नहीं रहती है जैसे कि खतरा रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा आबादी जो कि नहीं बसती है। तो ये भी एक कारण है बच्चों इसको प्रभावित करने वाला। फिर है आर्थिक कारण है, जैसे कि अधिक जैसे संसाधन, औद्योगिकरण और रोजगार के अवसर, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर आबादी जो है ऑटोमेटिक अधिक हो जाती है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारण भी हैं, जैसे कि धार्मिक महत्व के स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, ये सभी क्या है इसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित इसलिए करते हैं बच्चों, जाहिर सी बात है जहाँ पर इन सभी की सुविधा अच्छी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है व्यक्ति वहाँ पर जाकर बसने का जो है प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन आपका बच्चों था कि ग्लोबल जो है मिग्रेशन क्या है, जिसको हम हिंदी में वैश्विक प्रवास कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके जरूर फंसेगा, इसकी परिभाषा एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, ये भी एग्जाम में बनता है। तो वैश्विक प्रवास क्या है बच्चों, वैश्विक मतलब जो होता है ग्लोबल, तो बेहतर आर्थिक अवसरों, शिक्षा, संघर्षों या जो पर्यावरणीय कारकों से लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर के किसी दूसरे देश में स्थायी या अस्थायी रूप से बसना। देखो बच्चों वैश्विक का मतलब हो जाता है ग्लोबल, जैसे कि मान लो अभी युद्ध चल रहा है तो वहां पर वैश्विक पर्यावरण मतलब कई सारे इसके कारण होते हैं जाने के, जैसे कि कहीं पर जैसे कि युद्ध हो रहा है तो वहां का उनकी जो कि जान माल का खतरा है तो वहां से लोग भाग के किसी दूसरे देश में चले जाएंगे, तो ये भी इसका कारण है जाने का। और कुछ लोग जैसे कि वहां पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं,
कमाने के लिए तब भी जाते हैं। इसी को हम वैश्विक प्रवास कहते हैं। मतलब जब ऐसे कह सकते हो कि बेहतर आर्थिक अवसर, शिक्षा या जो है पर्यावरणीय कारकों से लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के मतलब एक देश से दूसरे देश में जाकर के बसना, चाहे वह स्थायी हो या फिर अस्थायी हो, इसी को हम वैश्विक प्रवास कहते हैं। या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जनसंख्या का स्थानांतरण है जो वैश्वीकरण के कारण जो है बढ़ रहा है। इसके यहाँ से हम परिभाषा अर्थ को समझेंगे और भी विस्तार से। तो इसका अर्थ क्या है? यह केवल एक देश की सीमा के भीतर नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश के लोगों का जाना होता है। मतलब जो है अंतरराष्ट्रीय आवागमन क्या होता है बच्चों? जैसे कि एक देश से दूसरे देश में जाना। इसकी अवधि क्या है बच्चों? जैसे कि क्यों जाते हैं? तो यह जो है स्थायी जो प्रवास होता है, ठीक है, जैसे कि हमेशा के लिए जो है बसना, और जो है अर्ध स्थायी, जैसे कि कुछ वर्षों के लिए नौकरियां जो है अध्ययन के लिए जाते हैं लोग। इसके कारण क्या है? जैसे कि या जो है स्वेच्छा से भी जाते हैं, जैसे कि बेहतर जीवन जीने के लिए, या जो है मजबूरी में भी जाते हैं, जैसे कि युद्ध देश में होने लगता है तो बेचारे जान बचाकर दूसरे देश में चले जाते हैं, शरण लेते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं जाने के, उत्पीड़न के कारण भी हो सकता है। मान लो आपके देश में ही आपको कोई परेशान करा तो वहाँ पर आप छोड़कर दूसरे देश भाग जाओगे, तो इस तरह से बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं जाने के, ठीक है। बहुत लोग तो धन कमाने के लिए जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो ग्लोबल जो कि मिग्रेशन है, वैश्विक प्रवास है। जैसे कि बहुत सारे जो कि भारत के सऊदी अरब अधिकतर जो है जो भी मुस्लिम हैं, सऊदी अरब जैसे देशों में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, यह वैश्विक बच्चों जो है प्रवास है, ठीक है। यहाँ से इसकी परिभाषा जो कि दी हुई इनको भी समझ लीजिए, जो कि IOM के अनुसार प्रवासन बच्चों जो है लोगों का अपने सामान्य निवास स्थान से किसी नए निवास स्थान पर जाना। अब प्रवास क्या होता है बच्चों? प्रवासन का मतलब होता है कि लोगों का एक स्थान से, मान लो जहां पर वो पहले से रह रहा व्यक्ति, तो वह उसका जो है क्या होता है, सामान्य निवास होता है। तो जहां पर व्यक्ति पहले से रह रहा है तो इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना, जाकर के वहां पर बसना, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके हो या फिर अपने ही देश में हो। एक जो है डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना या फिर एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बसना, तो इसी को बच्चों हम प्रवासन कहते हैं, प्रवास कहते हैं, ठीक है। इसके हम व्यापक परिभाषा की बात करें बच्चों, तो वैश्विक प्रवास उन लोगों के प्रवाह को संदर्भित करता है जो अपनी राष्ट्रीयता वाले देश को छोड़कर अन्य किसी देश में अपना नया सामान्य निवास स्थान स्थापित करते हैं। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि वैश्विक प्रवास बच्चों उन लोगों के प्रवाह को संदर्भित करता है जो अपनी राष्ट्रीयता वाले देश को छोड़कर, मतलब जहां पर वो पैदा हुए हैं, जिस देश में रह रहे थे, उसको छोड़कर जब किसी दूसरे देश में जाकर के वहां निवास स्थान स्थापित करते हैं, वहां पर रहते हैं, चाहे स्थायी रूप से हो फिर अस्थायी रूप से हो, तो इसी को हम वैश्विक जो है प्रवास कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से वैश्विक प्रवास के बहुत सारे इसके कारण हैं, तो उसको यहाँ से हम कारणों को समझेंगे। तो एक और भी यहाँ से परिभाषा बच्चों दी हुई है कि वैश्विक प्रवास क्या है, तो वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण जो है जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें लोग जो है बेहतर जीवन, सुरक्षा, अवसरों की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, उसी को बच्चों हम वैश्विक प्रवास कहते हैं। और इसके बहुत सारे बच्चों कारण हैं, जैसे कि इसके कारणों को जो है यहाँ से प्रतिकर्ष और जो है अपकर्ष, इसको श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले प्रतिकर्ष कारण कौन कौन से हैं? तो जो लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं उसको हम प्रतिकर्ष जो है कारण कहते हैं, जैसे कि बेरोजगारी और जो है गरीबी। तो अपने देश में जैसे कि आजीविका के जो संसाधन है उसकी जब कमी होती है, जब व्यक्ति नहीं कमा पाता है, कंपनी वगैरह कम है, तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे देश में जाता है। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा है राजनीतिक जो है अस्थिरता और जो है युद्ध, जैसे कि मान लो जो है बराबर युद्ध हो रहा है, जैसे कि इजराइल हो गया, तो हमेशा युद्ध ही करता रहता है क्योंकि अरब देशों से घिरा हुआ है, तो अपनी सेफ्टी के लिए उसको युद्ध करना जो कि उसका अधिकार भी है, ठीक है। तो मान लो जब देशों में युद्ध होने लगता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो कि काफ़ी उसको क्षति पहुँचती है, तो उसके कारण भी जो है व्यक्ति क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में पलायन करता जाता है, तो ये भी इसका कारण है।
फिर है कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या फिर सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है भूकंप के कारण। तो इसके कारण भी व्यक्ति, जब ये सारे जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो व्यक्ति जो कि उसका वहाँ पर जीवन नहीं जब चल पाता, तो वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कारण हैं। और है एक और भी कारण है सामाजिक भेदभाव, जैसे कि वहाँ के लोग, उसी देश के लोग उसके साथ जो है भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन कर जाता है। अब यहाँ से अपकर्ष कारण कौन कौन से बच्चों? अपकर्ष मतलब होता है कि जो लोगों को दूसरे देश की ओर जो आकर्षित करते हैं, जैसे कि ज़्यादा रुपए कमाने के लिए जाते हैं दूसरे देशों में। तो इसमें पहला जो दिया हुआ इसका कारण है कि बेहतर आर्थिक अवसर है, जैसे कि विकसित जो देश हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, तो उसमें क्या है, वहाँ पर जैसे कि सैलरी वगैरह जो है वहाँ पर ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, अपने देश की तुलना में। तो विकसित देश में उच्च वेतन है और जो है रोजगार की उपलब्धता भी है अच्छी खासी। तो इस लालच में ज़्यादा कमाने के कारण वो जो है दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। दूसरा इसका बच्चों जो कारण है वो है उच्च जो है जीवन स्तर, जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए भी जो है, जो कि अपने बच्चों को लोग अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो इस तरह से भी बच्चों जो है चले जाते हैं लोग। फिर है सुरक्षा और जो स्वतंत्रता। ठीक है, तो कुछ लोग जो है अपनी फ्रीडम के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए, शांतिपूर्ण वातावरण के लिए भी एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे कि हमारा भारत है, तो वहाँ यहाँ पर आकर के बहुत लोग बस जाते हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और सबको फ्रीडम देता है। फिर है कि जो कि पारिवारिक जो है पुनर्मिलन, जैसे कि पहले से देश में बसे परिवार के सदस्यों के पास जाना है। जैसे कि पहले से आपके, मान लो आप इंडिया में रह रहे हैं, आपका जो परिवार है पहले का, मान लो जो है पाकिस्तान में रह रहा था, तो जाहिर सी बात है उसके मिलन के लिए, उसको जो है मुलाकात, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, इसमें जो दिया हुआ है कि पहले से विदेश में बसे परिवार के सदस्यों के पास जाना, मतलब पुनर्मिलन के लिए। ठीक है, जो कि परिवार के सदस्य हैं, तो इस तरह से व्यक्ति जो है समय बिता व्यतीत करने के लिए उनके पास जाता है, तभी एक इसका कारण हो सकता है। अब यहाँ से जो कि प्रवास के इसके परिणाम क्या है बच्चों, तो इसके जो है सकारात्मक और जो है नकारात्मक दोनों इसके परिणाम हैं। जैसे कि सकारात्मक परिणाम में बच्चों, जैसे कि आर्थिक लाभ, जैसे कि प्रवासी जो है अपने मूल देश में जब पैसे भेजता है, ठीक है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है और उसकी जो गरीबी है घर की वो दूर होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है। फिर है जो कि कौशल कौशल विकास, मतलब जो है प्रवासी नए कौशल और तकनीक जो है सीखते हैं, और जो अंततः जो है उनके गृह देश में काम आते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान। तो विभिन्न जो संस्कृतियों के मिलन से समाज में विविधता, सहगुणता भी जो है बढ़ती है। मतलब जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर आप गो दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ की जो कल्चर है धीरे धीरे आप भी सीखने लगोगे। ठीक है, तो इस तरह से कल्चर का जो है आदान प्रदान होता है। आप यहाँ से जाओगे तो अपनी लैंग्वेज कुछ दिन बोलोगे, तो इस तरह से कल्चर का आदान प्रदान होता है। फिर है कि श्रम की कमी जो है दूर होना, मतलब जो है गंतव्य देशों में कम वेतन वाले या जो है तकनीकी कार्यों के लिए कार्यबल की कमी जो है पूरी होती है। अब यहाँ से इसके बच्चों नकारात्मक जो है क्या परिणाम है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें नकारात्मक परिणाम यह होता है जैसे कि प्रतिभा पलायन। ठीक है, इसको हम जो कि ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो विकसित देशों के जो कुशल जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, ये बाहर जो है चले जाते हैं, जिससे उनका जो देश है बच्चों, उसका विकास जो है रुक जाता है। ठीक है, मान लो जैसे कि इंडिया में कोई जो है, मान लो वैज्ञानिक हुआ, अच्छा डॉक्टर हुआ, और यहाँ पर ज़्यादा उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो जाकर अमेरिका में बस जाएगा, वहाँ उसको अच्छी पेमेंट मिल रही है, तो जाहिर सी बात है अपने देश का तो नुकसान होगा ही। वहाँ के जब जाएगा तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य सही करेगा, तो वहाँ का देश और भी डेवलप करेगा। तो ये इसका एक जो है निगेटिव पॉइंट है। फिर है कि जनसांख्यिकी जो है असंतुलन। तो युवाओं के जो है चले जाने से कुछ क्षेत्र में केवल बुजुर्ग आबादी ही जो है रह जाती है, तो ये भी इसका एक निगेटिव पॉइंट है। फिर है कि सामाजिक तनाव, कभी भी क्या होता है, स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच जो है रोजगार संसाधनों को लेकर जो है संघर्ष की स्थिति भी जो है बन जाती है। फिर है अनिश्चित जो है जीवन। तो कई प्रवासियों को नए देश में भाषा, आवास, भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना भी जो है पड़ता है। तो ये थे बच्चों इसके निगेटिव पॉइंट।
हम निष्कर्ष में हम कहें बच्चों, तो वैश्विक प्रवास क्या है बच्चों, एक दो धारी तलवार की तरह है। जहां यह व्यक्तिगत विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, वही यह जो है सामाजिक और राजनीतिक जो चुनौती है उसको भी जो है पैदा करता है। इसे जो है संतुलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता जो है होती है। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि कुछ इसी आपके चैप्टर के हैं कि जनाधिक्य क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, यहाँ सब कराएंगे। तो जनाधिक्य क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में अधिकतर पूछा गया है, जो कि लिखित वाले पेपरों में। तो इसको भी समझ लीजिए यहाँ से। यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक हो और संसाधनों की जो उपलब्धता है वो कम हो, अथवा जो है यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि उस देश के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक हो, तथा जो तृतीय सेवाओं की वृद्धि तकनीक विकास की तुलना में कम हो, तो ऐसी जो अवस्था होती है बच्चों जनाधिक्य कहलाती है। मतलब जो है किसी देश की जो जन्म दर है, ठीक है, जहाँ लोग अधिक हों, ठीक है, जिस देश में लोगों की आबादी अधिक हो लेकिन संसाधन क्या है, संसाधन की कमी हो, जो कि लोगों की तुलना में, वहां की आबादी की तुलना में, तो ऐसी स्थिति को जो है हम जनाधिक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होने से उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, ठीक है, मतलब जो है पहले जो है एक व्यक्ति 500 मान लो कमाता था, अब जनसंख्या वृद्धि हो जाने के कारण जो है मान लो केवल जो है अब 200 ही रुपया कमा पाता है, तो एक प्रकार से क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ, कम हुआ। तो ऐसी स्थिति जो होती है जनाधिक्य कहलाती है। तो वह जो जनाधिक्य का क्षेत्र कहा जाएगा। जनाधिक्य क्षेत्र में जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के मध्य असंतुलन जो है उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इन क्वेश्चनों को लॉन्ग में हम करा रहे हैं कि अति जनसंख्या क्या है, अल्प जनसंख्या क्या है, इष्टतम जनसंख्या क्या है। तो तीनों की परिभाषा यहाँ से समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अति जनसंख्या क्या है। अति मतलब होता है ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या, जिसको अभी मैंने आपको कहा था जो कराया है जनाधिक्य, जनाधिक्य को ही हम अति जनसंख्या कहते हैं। जब किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या वहां के उपलब्ध जो संसाधन है, जैसे कि भोजन, पानी, भूमि, खनिज आदि की तुलना में अधिक हो जाती है, मतलब संसाधन सीमित ही है, संसाधन कम है, लोगों की आबादी ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम अति जनसंख्या कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक जो है दोहन और जो उसकी कमी होना, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक जो सेवाओं पर अत्यधिक दबाव, पर्यावरण प्रदूषण, झुग्गी बस्तियों का बढ़ना, ये सभी इसकी जो है विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अति जनसंख्या जो है, जैसे कि भारत में, क्योंकि आज यही जो भारत है बेरोजगारी भी है, ठीक है, सारी जो है समस्याएं हैं। ये सब क्या है, यहाँ पर आबादी ज्यादा हो गई है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो आय है, जो संसाधन है, इनकी कमी है, ठीक है। जैसे कि भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया जैसे देशों के कई हिस्सों में यह स्थिति जो है देखी जा सकती है। अब यहाँ से अल्प जनसंख्या क्या है बच्चों, अल्प जनसंख्या मतलब जो है अति जनसंख्या मतलब होता है जहां पर इंसान अधिक हो, संसाधन कम हो। लेकिन अल्प जनसंख्या मतलब इसमें क्या है, जहां पर आबादी जो है कम हो, मतलब जो है जहां की जनसंख्या क्या हो, ये अति जनसंख्या के ठीक विपरीत है। जब किसी देश की जनसंख्या वहां के प्रचुर जो संसाधन का पूर्ण उपयोग करने के लिए बहुत कम होती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कोई संसाधन है, ठीक है, तो संसाधन मान लो जो है 200 है और किसी देश में वहां के व्यक्ति कितने हैं भैया, केवल 100 हैं। तो मतलब लोगों की संख्या कम है लेकिन संसाधन क्या है, संसाधन अधिक है। तो ऐसी स्थिति जो होती है बच्चों अल्प जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। इसकी हम प्रमुख विशेषता की बात करें तो संसाधनों का सही से उपयोग जो है नहीं हो पाता है। उसके बाद है श्रम शक्ति की भारी कमी होती है और आर्थिक विकास की गति भी धीमी होती, क्योंकि काम करने वाले लोग जो कम हैं। और प्रति व्यक्ति आय अधिक हो सकती है लेकिन देश की कुल उत्पादकता जो क्षमता है उसमें कमी ही रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस के कुछ हिस्से जो है जहाँ संसाधन बहुत हैं लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ही कम है।
उसके बाद है अनुकूलतम बच्चों जनसंख्या क्या है, जिसको हम इष्टतम जनसंख्या भी कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या को बच्चों हम इष्टतम जनसंख्या भी कहते हैं। इष्टतम जनसंख्या भी पूछ सकता है, अनुकूलतम ना पूछ करके। तो ये जो है एक आदर्श स्थित है जहां जनसंख्या और संसाधन इस प्रकार संतुलित हो कि देश का प्रति व्यक्ति उत्पादन और जीवन स्तर जो है अधिकतम हो, तो इसी को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। मतलब जो है जितनी आबादी हो, उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना होती हो, उनको प्रॉपर जो है संसाधन उपलब्ध हो, आने जाने की कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसी स्थिति जो होती है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। मतलब जितने संसाधन है उतने ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ से अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा और भी लिखी हुई, इसको भी समझ लीजिए यहाँ से। तो अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय किसी क्षेत्र या प्रदेश की जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, अधिकतम जो है उत्पादन संभवता होता है तथा प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर उच्च होता है और अधिकतम जो है आर्थिक कल्याण संभव होता है। संक्षेप में हम कहें, जब किसी समय व परिस्थिति विशेष में जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है या आदर्श जनसंख्या की स्थिति भी जो कहलाती है। यहाँ से प्रोफेसर डाल्टन महोदय लिखते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय जो है प्रदान करती है, इसी को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय जो है अधिकतम होती है, तो ऐसी स्थिति होती है अनुकूलतम जनसंख्या। तो ये थे मैंने आपको कराए जो कि इससे बनने वाले जितने भी समस्त आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। आपका तीसरा चैप्टर आज पूर्णतः मैंने जो कि कंप्लीट करा दिया है। अगले दिन हम इसका जो चौथा हमारा जो चैप्टर रहेगा, यूनिट आपका जो 4 रहेगा, इसको भी हम करा देंगे। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।